सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपके समक्ष महर्षि पतंजलि द्वारा रचित योग सूत्र ग्रंथ के चौथे अध्याय, जिसे कैवल्यपाद कहा जाता है, और जो अंतिम अध्याय भी है, के 33वें सूत्र की व्याख्या करने जा रहा हूँ। यह सूत्र कहता है, यह काफ़ी महत्वपूर्ण सूत्र है और काफ़ी गूढ़ भी है। यह सूत्र कहता है, क्षण प्रतियोगी परिणाम अपरांत निर्ग्राह्यः क्रमः, अर्थात प्रति क्षण होने वाली परिणाम की समाप्ति पर जो गुणों की जो जाने वाली चीज़ है, वह क्रम है। अर्थात हम सभी यहाँ पर यह महसूस करते हैं कि क्षण प्रति क्षण, क्षण क्या है? क्षण जो है समय की सूक्ष्मतम इकाई है। एक क्षण तो वह ज्योतिष का क्षण है, जो यह कहा जाता है जिसमें कि एक पलक गिरने की जो अवधि है वह क्षण है। लेकिन यह जो है, यह योग का क्षण है, यह दार्शनिक क्षण है, और इसका अलग ही अर्थ है। इसका अर्थ है कि काल की जो सबसे सूक्ष्मतम इकाई हो सकती है, उसको ही क्षण कहा है। ऐसी सूक्ष्मतम इकाई जिसको कि हम माप भी नहीं सकते, तो फिर हम उसको कैसे कहेंगे? बस एक जो है, हम प्रज्ञा से ही एक सूक्ष्म से सूक्ष्म जो अंतर हो सकता है उसको समझते हैं बस। तो यहाँ पर प्रति क्षण यानी क्षण दर क्षण परिवर्तन होते हैं, और जो परिवर्तन होते हैं वे किसके होते हैं? गुणों के होते हैं। ये गुणों के परिणाम होते हैं। गुण क्या हैं? सत, रज और तम, ये 3 गुण हैं। अगर आधुनिक भाषा में बात की जाए तो सत्य क्या है? लाइफ। देखिए, एक 3 गुण हैं, और इन्हीं तीनों गुणों के साथ संबंधित जो हैं 3 प्रवृत्तियां भी है। सत्य जो है वह लाइफ मैटर है, और उसकी जो प्रवृत्ति है वह लाइफ फोर्स है, यानी वाइटल मैटर है और वाइटल फोर्स है। और रज क्या है? रज है, ये मैटर है, और उसकी जो प्रवृत्ति है वो एनर्जी है। तो वाइटल एनर्जी और वाइटल वो मैटर हो गया। सत्य और मैटर और एनर्जी जो समानतम लोग जानते हैं, ये रज है। और तम क्या है? डार्क मैटर और डार्क एनर्जी, वह तम है। और हम लोग का शास्त्र सत, रज, तम, इन 3 गुणों को बताता है और कहता है, ये काफ़ी उच्च स्तर का विज्ञान है, जो उस पुराने ज़माने में भी था और आज भी वह वैसा का वैसा ही है। तो ये कहता है कि सत, रज और तम, ये 3 गुण हैं, और ये 3 गुण बराबर इस प्रकृति में ये रहते हैं, और इनमें परिवर्तन होता है। तो इनमें परिवर्तन किस तरह का होता है? तो इनमें जो परिवर्तन होता है वह, इनका जो स्वरूप है उसमें परिवर्तन नहीं होता है।
ये तीनों गुण आपस में क्रिया प्रक्रिया करते हैं, परंतु इनके अपने जो मूल गुण हैं, स्वरूप गुण हैं, वे नहीं बदलते। इनके परिणामी सिर्फ होते हैं। यानी ये क्षण प्रतिक्षण जो मिक्स करके ये कुछ परिणाम देते हैं, परंतु मूल रूप से सत सत ही रहता है, रज रज ही रहता है और तम तम ही रहता है। यानी सत रज अगर मिल गए तो ऐसा नहीं वे मिल जाएंगे कि सत और रज मिल करके कुछ दूसरा चीज़ हो गए, नहीं, वे सत सत के रूप में रहेंगे, रज रज के ही रूप में रहेंगे। हाँ, वे ज्वाइंट हो जाएंगे, एक्शन हो जाएगा, परंतु वे रहेंगे वैसा का वैसा ही। तो उनका जो परिणाम होगा वो क्रम का परिणाम होगा। उनमें मात्रात्मक भेद हो जाएगा, जैसे एक सत और दो रज मिल गए, ऐसा हो जाएगा। यानी आप समझ सकते हैं ये तीन डिफरेंट तरह के अणु हैं, ऐसा मान लीजिए समझने के लिए। इसमें एक डार्क मैटर है, एक मैटर है और एक जो है वाइटल मैटर। तो अब ये जो हैं अपना स्वरूप बरकरार रखते हुए परिणाम देते हैं, और उस परिणाम को हम कब जानते हैं? जब हमें उसके पिछले परिणाम की जानकारी होती है, तभी हम जानते हैं, अन्यथा वह अनुमान ही होता है। यानी हम पिछले क्रम को जानते हैं, पिछली अवस्था को जानते हैं जहाँ से शुरुआत हुई थी और अब यहाँ पर यह है। तो अब जिस समय है और उसके पहले जो था उसके जो में परिवर्तन हुए, उस परिवर्तन को हम नोट करते हैं, और परिवर्तन की जो अवधि आई उसको हम नोट करते हैं, और वो अवधि हम आंकते हैं, किसी से इन्हीं से नापेंगे। इसी प्रकार के अन्य जो गुणात्मक घटनाएं हो रही हैं उनकी ही तुलना में इसको हम आंकते हैं, या इसी में जो परिवर्तन हो रहा था अगर हम इतने सूक्ष्म समझ सकते हैं तो वो हम समझ पाएंगे, अन्यथा हम समझ ही नहीं सकते। तो बहुत सूक्ष्म जो परिवर्तन होते हैं या सूक्ष्मतम परिवर्तन होते हैं उसका हमें आभास नहीं होता है, और वे जो सूक्ष्मतम परिवर्तन होते हैं वे काल के सबसे छोटे हिस्से होते हैं, सबसे छोटे अंश होते हैं, जिनको कि यहाँ पर क्षण कहा गया है। वे सबसे छोटे हिस्से होते हैं। तो अब यह जो घटना घटती है, परिणाम देती है, तो इसकी जो जब एक शुरू हुआ फिर समाप्ति हो गई, जो वही यहाँ पर लिखा हुआ है कि परिणाम अपरांत निर्ग्राह्य, अपरांत हो जाता है। पहले के जो परिणाम हैं अब उसकी समापन अवधि हो गई, कहीं से शुरू किया था, और यह कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ ख़त्म हो रहा है, तो ये हमारे चॉइस पर है, हमारे रेस्पेक्ट पर है, हमारी अपनी उपयोगिता पर है कि हम कहाँ से शुरू कहाँ से कहाँ तक मानते हैं। ये पूरे क्रम है, और इसकी शुरुआत और अंत हम अपने हिसाब से मानते हैं। हालांकि यह अंत होता नहीं है, लेकिन वर्तमान में जो हमें महसूस होता है उसी को हम अंत मान लेते हैं। वास्तविक अंत हम उसी को मानते हैं कि अब ये अंत हो गया, क्योंकि अभी इस समय वर्तमान है, तो हम उसको उतना आंक लेते हैं। यह वर्तमान भी इतना सूक्ष्म होता है कि हम वास्तव में नहीं आंक सकते उसको, लेकिन मोटे तौर पर जो हमारे लिए उपयोगी होता है उसको हम समझ लेते हैं कि अंत हो गया। वास्तव में यह जो गुणों की जो परंपरा है, ये जो क्रम है, सिलसिला है, जिसको क्रम को यहाँ कहा गया है, इस क्रम की शुरुआत का भी हम पता नहीं लगा सकते। पूरे क्रम की ही शुरुआत हम देखें, किसी एक घटना को हम लें तो कोई घटना ऐसी नहीं होती है कि हम कहेंगे कि अब घटना यहाँ से शुरू हो गई। सच्चाई तो यह नहीं है, यह है कि उसके पहले भी तो कुछ ना कुछ शुरू थी, किसी न किसी अवस्था में थी, किसी न किसी रूप में थी, लेकिन हम अपनी सहूलियत के हिसाब से मान लेते हैं कि ये यहाँ पर है। जैसे कि मैं अभी यहाँ बैठा हूँ, थोड़ी देर पहले आया था, लेकिन इसके पहले भी मैं था, इसके पहले भी घटनाएं थी। तो जो वास्तविक शुरुआत है, गुणों की जो शुरुआत है, उसको हम नहीं पता लगा सकते, क्योंकि वह गुण भी जो है नित्य है, वे सदा से हैं और सदा तक रहेंगे। तो यह जो परिवर्तन का सिलसिला है ये कहीं ठहरने का नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये यहाँ ठहर गया, अब तो इसको चलते ही जाना है। कहाँ तक? तो ये भी अनंत तक जाएगा, अनंत से अनंत तक, अनादि से अनादि तक। तो इसकी शुरुआत भी नहीं होगी और इसका अंत भी नहीं होगा। यानी यह एक चक्रनुमा ये चलता ही रहता है, अनवरत सृष्टि क्रम चलता रहता है। होती है सृष्टि प्रलय, ये क्रम चलता ही रहता है। यही यहाँ पर कहना था कि ये क्रम चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। क्षण प्रतिक्षण समय के हिसाब से ये जो यहाँ पर घटनाएं घटित होती हैं, इसमें पदार्थ
ऊर्जा, ये दो हैं। और उसके विपरीत है, मैटर के विपरीत भी जो है वह एंटी मैटर भी उसी में शामिल रहता है। और ये डार्क मैटर है वह भी शामिल होता है, डार्क एनर्जी भी शामिल होता है, प्रवृत्ति यानी तमस का और रज का और सत्व का। यहाँ पर सत्व को लाइफ फोर्स के रूप में आप समझिए, यानी जो जीवन तत्व है यह कुछ डिफरेंट है, यह सामान्य नहीं है। सामान्य जो पदार्थ आपको दिखते हैं उससे इसमें कुछ अलग भिन्नता होती है, लाइफ फोर्स अलग होता है। जो सामान्य पदार्थ हैं उसमें भी लाइफ फोर्स है, या नहीं कि उसमें लाइफ फोर्स नहीं है, लेकिन वह लाइफ फोर्स उसमें इतनी कम मात्रा में है कि वे भी प्रकट आपको नहीं दिख सकते, सूक्ष्म रूप में है। वहाँ है तो वहाँ भी सत्य वहाँ भी है, लेकिन काफ़ी कम मात्रा में कि वो प्रकट नहीं हो पा रहा, अभिव्यक्त नहीं हो पा रहा है, उसका डोमिनेंस वहाँ नहीं है। जिसका डोमिनेंस है वही दिखता है। तो अब यह क्षण प्रति क्षण ये क्रम चलता रहता है और ये गुणों का ये क्रम चलता ही रहता है, अनवरत चलता रहता है। तब प्रश्न उठता है कि यहाँ उसका ये बताया कि यहाँ घटनाएं किस तरह से घटित होती हैं, क्षण के साथ क्या संबंध है। अब इसमें यह बतलाना चाहते हैं कि फिर ये जो है गुणों का क्रम, गुणों की अवस्था, गुण का धर्म, गुण का स्वरूप, तो उसकी तो नित्यता है, जिससे कि पुरुष जो है उसको भी नित्य कहा गया, यानी आत्मा को भी नित्य कहा गया है, लेकिन वह कुटस्थ नित्यता है जो दिव्य आत्मा है। मैं उसकी बात कर रहा हूँ, सूक्ष्म आत्मा की बात नहीं कर रहा, दिव्य आत्मा की बात कर रहा हूँ, परमात्मा की बात कर रहा हूँ। तो वह कुटस्थ है, कुटस्थ हैं, उनकी नित्यता यानी वह सदैव अपरिणामी है और सदैव विद्यमान है, सनातन है, शाश्वत सत्ता है। लेकिन यह जो गुण हैं ये नित्य हैं, ये स्वरूप से नित्य हैं, लेकिन परिणामी हैं। परिणामी होते हुए यह नित्य हैं, ये परिणाम देते रहते हैं। अब व्यक्ति इसमें जन्म रहा है, मर रहा है, यानी सत्य गुण होने से ही क्रिया प्रक्रिया शुरू होती है। सबसे पहले सत्य का ही होता है, सत्य में ही क्षोभ आता है। तो वह क्षोभ कहाँ से आता है? ये जो सबसे सूक्ष्मतम इकाई है जिसको क्षण कहा गया है, यह जो है ये महाकाल जो है, काल का भी जो ग्रास है, काल महाकाल उसको कहते हैं, जो सबसे बड़ी से बड़ी समय की इकाई होती है और जो सबसे छोटी से छोटी समय की इकाई होती है उसको महाकाल कहा जाता है। तो वह जो महाकाल है उसकी प्रेरणा से ही ये गुण जो हैं यह क्रिया प्रक्रिया शुरू करते हैं। इनमें क्षोभ होता है और ये शुरुआत होती है, वहाँ से सृष्टि क्रम होता है और इस तरह से ये सृष्टि क्रम चलता है और विध्वंस क्रम भी चलता रहता है। सब महाकाल की प्रेरणा से काल प्रेरणा करता है। काल क्या है और महाकाल क्या है? तो सबसे सूक्ष्मतम इकाई और सबसे बृहत्तर इकाई जो है होती है समय की, वह जो है वह महाकाल है। इसके मध्य के जो हैं वे सब काल में आते हैं, या आप समझ लें। तो उसका जो रेंज है पूरा महाकाल का, उसके मध्य का जो हिस्सा है वह काल का हिस्सा है। अब इसके बाद आता है कि यह सृष्टि और प्रलय का यह अनवरत चक्र चलता रहता है। मनुष्य जन्मते हैं, मरते हैं, सारे जीव जन्मते हैं, मरते हैं, चलता रहता है। अब इसमें क्या होता है कि ये कब तक ऐसा होगा? प्रश्न एक यह उठता है। तो यह होता ही रहेगा। ये कहाँ रुकेगा, कहाँ ठहरेगा? इसका एक ही है अतिक्रमण का, और वह यह है कि व्यक्ति समाधि में चले जाए, प्रज्ञावान हो जाए, उसको आत्मबोध हो जाए। आत्मबोध होने से ही वह इस क्रम से मुक्त होता है, इस अनवरत चक्र से मुक्त होता है। अन्यथा यह सृष्टि भी अनंत है, जीव भी अनंत हैं, सृष्टि क्रम भी अनंत है। तो कोई जरूरी नहीं है कि कोई एक जीव जन्मा तो वह मुक्त ही होगा, ऐसा कोई नहीं है। कुछ लोग ये सोचेंगे चलो कभी न कभी समय आएगा मुक्त हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा कभी। आप लगातार इसी क्रम में पड़े रह सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ अभी मुक्त हो सकते हैं जब आप आत्मबोध को प्राप्त हो जाए, उसके पहले नहीं। तो केवल स्थिति को प्राप्त हो जाने के बाद ही, पुरुष के अर्थ को अनुभूत कर लेने के बाद ही व्यक्ति कैवल्य को प्राप्त होता है।
यही यहाँ पर तात्पर्य था। तो ये काफ़ी सूक्ष्म सूत्र था समय का, घटनाक्रम का, पदार्थ का, जीव का, सृष्टि क्रम का और इससे उपराम होने का। तो इसमें इतना ही। ओम।